कीवू रीजन की साउथ प्रोविंस की कैपिटल सिटी बुकावू में मैं फिलहाल हूँ। फाइनली अब वक्त आ गया इस देश से निकलने का। बस सक्सेसफुली किसी भी तरह हम गोमा एयरपोर्ट के अंदर घुस जाए और फ्लाइट बोर्ड कर ले ताकि हम यहाँ से कीनिया पहुंच सके। एयरपोर्ट आ गया भाई हमारे उल्टे हाथ को एंड होपफुली यहाँ पे चीजें सिक्योर होगी एटलीस्ट अभी तो। खैर सबसे ज्यादा पोटेंशियल रिस्क वाली जगह भी यही है एक हिसाब से। $55 टैक्स, और वो भी एक ऐसे एयरपोर्ट से उठने का जिस एयरपोर्ट से मैं जिंदगी में कभी भी गलती से भी दोबारा नहीं उठूंगा। और बाकी आप ये जो गेट देख रहे हो ना, अभी मैं उंगली उठाता हूँ आपको आइडिया हो जाएगा। देखो उधर गेट है, उस गेट के बराबर में ना बाहर फ्लाइट्स का रनवे है, जिधर फ्लाइट्स खड़ी होती है वो वाला एरिया है, वो सारे प्लेन्स खड़े उधर। और उधर भाई मिलिट्री के ट्रक्स घूमने लग रहे हैं वहाँ पे, फ्लाइट्स के साथ में वो टहलने लग रहे हैं। स्नीफर डॉग्स वगैरह कुत्ते और मिलिट्री वाले घूमने लग रहे हैं भाई। ये देखो रनवे के दोनों तरफ यूएन के प्लेन्स वगैरह, हेलीकॉप्टर्स, पता नहीं क्या क्या चीजें खड़ी है भाई। लैंड हो गया फाइनली और जान में जान आ गई, सही बताने लग रहा हूँ। तो दोस्तों फाइनली अब हम आ गए हैं कीनिया, सही सलामत एकदम ठीक ठाक जिंदा एक ही पीस में। अब मैं एक बार आप लोगों को बताता हूँ कि भाई हुआ क्या था एक्चुअली में, एयरपोर्ट पे क्या सिचुएशन हुई थी हमारे साथ गोमा एयरपोर्ट पे। और मैं मेरी जिंदगी में 100 से ज्यादा मुल्कों में गया हूँ, पता नहीं कितने 100 एयरपोर्ट्स पे गया हूँ, पता नहीं कितनी फ्लाइट्स ली है, पर मैं कहूंगा मेरा आज तक का लीस्ट फेवरेट कोई भी एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस था तो वो आज के दिन का ही था, गोमा एयरपोर्ट का, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। एक बार मैं आप लोगों को सारी चीज रिवाइज कराता हूँ और फिर मैं एयरपोर्ट वाले पॉइंट पे आता हूँ ताकि आप लोग ठीक से समझ सको कि मेरे साथ एयरपोर्ट पे हुआ क्या था। सबसे पहले हमने दिन की शुरुआत करी डीआरसी देश के कीवू रीजन में, कीवू लेक के साथ, कीवू की साउथ प्रोविंस की कैपिटल सिटी बुकावू से। होटल हमारा काफी अच्छा था नो डाउट, लेकिन होटल के बाहर बहुत ही खतरनाक नजारे थे। वहां से हमें निकल के पहुंचना था कीवू रीजन की नॉर्थ प्रोविंस की कैपिटल सिटी गोमा, क्योंकि गोमा में ही एयरपोर्ट था और गोमा के एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट थी इधर कीनिया की। बुकावू में जो एयरपोर्ट है उधर शायद सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स आती है या फिर वो फंक्शनल नहीं है या अभी उसमें कुछ काम वाम चल रहा है। और इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेने के लिए गोमा जाना पड़ता है, नॉर्थ प्रोविंस की कैपिटल सिटी। सुबह 5 बजे उठ के होटल से गाड़ी में बैठ के हम पहुंचे फेरी टर्मिनल, वहां से फेरी ली, ले क्यू में सफर तय करा, पहुंचे गोमा। दोपहर के 2:10 की मेरी फ्लाइट थी, 10:30 बजे फेरी को पहुंचना था, पर 11 बजे फेरी पहुंच गई। अफ्रीका की और डीआरसी देश के हिसाब से मैं कहूंगा बहुत ज्यादा टाइम पे पहुंच गई फेरी। 11 बजे हम वहां पहुंचे, फेरी से जैसे उतरे, अब जबकि हम एक ही देश में एक ही शहर से दूसरे शहर गए थे, लेकिन फेरी से उतरते ही हमारे पासपोर्ट्स ले लिए गए। फेरी में जितने भी लोग डीआरसी देश के नहीं थे उनके पासपोर्ट लिए गए थे, सिर्फ लोकल्स के नहीं लिए गए थे। अब जिस लेडी ने आती हमारे पासपोर्ट्स लिए, वो पासपोर्ट लेके चली गई एक कमरे में और उसे रजिस्टर में सारी चीजें भरनी थी कि हम यहाँ पे कब आए हैं, कब जाएंगे, क्यों आए हैं, कहाँ रहेंगे, किस लिए आए हैं, सारी चीजें। वो कमरे में जाके बैठी और उसने रजिस्टर खोला, मैं जाके लाइन में लग गया, मेरा पासपोर्ट सबसे ऊपर था। अब मैं लेट होने लग रहा था क्योंकि वहां से मेरे को एयरपोर्ट जाना था और कुछ ही देर में मेरी एयरपोर्ट से फ्लाइट थी यहाँ कीनिया की। लेकिन वो लेडी अपना रजिस्टर खोलती है एकदम स्लो मोशन में, फिर अपना पर्स उठाती है, वो रखती है स्लो मोशन में, धीरे धीरे उसकी जिप खोलती है, धीरे धीरे उसमें से पेन निकालती है, धीरे धीरे उसका ढक्कन हटाती है, फिर धीरे से वो पेन रख देती है, हाथ ऐसे करती है, फिर धीरे से अपना फोन उठाती है, फिर थोड़ी देर फोन चेक करती है, फिर फोन रख देती है। इस दौरान मैं सामने खड़ा हूं, इंतजार कर रहा हूं कि वो मेरे से इन्फॉर्मेशन पूछेगी और नीचे लिखेगी। कुछ ही देर बाद उसको फाइनली याद आ जाता है कि उसे मेरी इन्फॉर्मेशन लिखनी थी, पेन उठाती है, रजिस्टर में लिखना स्टार्ट करती है। सवाल जवाब करती है, इंग्लिश नहीं आती थी ऑब्वियसली उसे, मुझे फ्रेंच या स्वाहिली नहीं आती थी। अब ये उनकी गलती नहीं है कि उसे इंग्लिश नहीं आती, ये गलती मेरी है कि मैं किसी देश में और मुझे उधर की जबान नहीं आती। एनीवे किसी तरह हम कम्युनिकेशन करते हैं और वो मेरी इन्फॉर्मेशन लिख लेती है। मैं बताता हूँ मैं तो बस ट्रांजिट कर रहा हूँ, मैं बुकावू में था और मेरी फ्लाइट है कीनिया की, मेरे को अभी निकलना है, मैं लेट होने लग रहा हूँ और मैं सिर्फ इसके पोर्ट पे हूँ, पोर्ट से तो मुझे सीधा एयरपोर्ट जाना है फ्लाइट लेने के लिए। सेम देश में, सेम रीजन में, पास ही में दूसरे शहर पे जाने में भी मेरी सारी इन्फॉर्मेशन ली गई। अब वो पासपोर्ट लौटाती है, टैक्सी करते किसी तरह हम एयरपोर्ट पे जाने ही वाले थे। लेकिन मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि डीआरसी देश में जब मैंने एंट्री भी करी थी ना, उसके पड़ोसी देश बुरुंडी से बाय लैंड मैंने क्रॉस करी थी बॉर्डर, और जब मैं डीआरसी में घुसा था तो वहां पूरे देश की इमिग्रेशन पे भी मेरी एंट्री रजिस्टर में की गई थी कि भी ये इंसान है, ये इसका नाम है, इसलिए आने लग रहा है, ये इसका वीजा है। मतलब आज के दिन 2025 में भी रजिस्टर्स में एंट्री की जा रही है और किसी लैपटॉप में नहीं की जा रही। या तो चलो ठीक है रजिस्टर में भी कर रहे हैं और लैपटॉप में भी कर रहे हैं, कंप्यूटर में भी कर रहे हैं, कि एटलीस्ट उनके पास सारा डाटाबेस हो। लेकिन वहां पे स्टैक्स लगे हुए थे इमिग्रेशन ऑफिस में रजिस्टर्स के कि भी कौन इंसान आया, कौन गया, सारी वो इमिग्रेशन की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो उस ऑफिस में रखी थी। कल को रजिस्टर लापता हो जाता है, गुम हो जाता है, कोई उठा के ले जाता है, जल जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उनका तो वो सारा डाटा बेस ही गया। और अगर उन्हें कुछ भी चेक करना है कि भी ये इंसान इस देश में कब आया था, तो उन्हें शायद वो सारे रजिस्टर्स के पेज पलटाने पड़ेंगे। चलो एनीवे, वो उनका काम करने का तरीका है, उनकी सरकार है, उन्हें जैसे भी कन्वीनियंट हो वैसे करे, मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। अब फेरी टर्मिनल से आके हम बैठे टैक्सी में, टैक्सी से हम जाने लगे एयरपोर्ट। रास्ता आपने देखा कितना ज्यादा खतरनाक था, चारों तरफ मिलिट्री, चारों तरफ पुलिस, चारों तरफ लोकल लोग, चारों तरफ आर्म्ड गार्ड्स। अब मुझे नहीं पता वो जो आर्म्ड गार्ड्स थे वो यहाँ की मिलिट्री के थे, पुलिस के थे, कौन से मिलिशिया के थे, ग्रुप के थे, आई हैव नो क्लू। और इस वक्त गोमा शहर में टेंशन पीक पे थी, क्योंकि गोमा के बिल्कुल बराबर में ही एक देश है जिसका नाम र से शुरू होता है, आप लोग
ऑब्वियसली अंदाजा लगा चुके हो, मैप पे जाके देखोगे तो। और इस रीजन में, गोमा वाले रीजन में या फिर जो कीवू वाला जो रीजन है, इधर एक ग्रुप बहुत प्रेवलेंट है जिसका नाम है मार्च 23 मूवमेंट। अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, ना मैं जानता, ना मैं अपना व्यू पॉइंट रखना चाहता, और ना ही मेरा इस रेवोल्यूशन या लड़ाई से कुछ भी लेना देना, तो इसके बारे में नहीं बोलूंगा। पर ये जो भी ग्रुप है, डीआरसी देश का मानना है कि ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को इनका पड़ोसी देश जिसका नाम र से शुरू होता है वो फंड करने लग रहा है, और ये ग्रुप शायद चाह रहा है ये एरिया कब्जाना, और इसीलिए बहुत ज्यादा टेंशन है। फिलहाल टेंशन पीक पे थी, कल परसों से बिल्कुल ये सिचुएशन है कि कभी भी आपस में दोबारा लड़ाई हो सकती है, और हालांकि रोज होती रहती है। लाखों लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं ऑलरेडी इस लड़ाई में, जिनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। कोई मर गया, कोई गायब हो गया, डिस्प्लेस हो गया, कुछ पता ही नहीं है कहां गए वो लोग। और यहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। अगर कोई आपको मार के चला जाता है, आप कहां जाके कंप्लेंट करोगे? पुलिस में, मिलिट्री में? वो खुद करप्ट है। तो अगर यहाँ पे आपके साथ कुछ होता है तो आपको जस्टिस दिलाने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेने वाला, और यहाँ पे कोई बड़ी बात ही नहीं है। आपको क्या पता, वो जो लोग आपकी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, वही लूट ले, और इस बात का अंदाजा भी आप जान लोगे जैसे आप स्टोरी आगे सुनोगे। एनीवे, टैक्सी में बैठ के किसी तरह एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट से टैक्सी से बाहर निकले, इतने सारे लोग हमारे चिपट गए, बिना पूछे टैक्सी के गेट्स खोल लिए, हमारे बैग्स उठा लिए, पैसे मांगने लगे, ऐसे टूट पड़े मानो कि फ्री के एटीएम आगे, जितना पैसा निकले निकाल लो इनमें से। थोड़ी वहां पे बहसबाजी हुई, किसी तरह रोड के दूसरी साइड ही एयरपोर्ट था। अब हमें घुसना था एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि मेरी फ्लाइट में थे लगभग शायद 2.25 घंटे। अब जैसे ही एयरपोर्ट की मेन एंट्रेंस पे हम आए, ध्यान रखिएगा कि ये जो भी मिलिशियाज है ये एयरपोर्ट पे कब्जा करना चाह रहे, क्योंकि एयरपोर्ट पे एक बार कब्जा हो गया तो लोग आ जा नहीं सकते, ये इलाका उनका हो जाएगा। अब टेरिटरी के पीछे लड़ाई चलने लग रही है। एयरपोर्ट एक बहुत ही नाजुक जगह है। एयरपोर्ट पे सिपाही बैठे थे, उनके मिलिट्री वाले बैठे थे शायद। एयरपोर्ट गेट पे हम घुसे, मैंने पीछे बैग टांग रखा, एक बैग मैंने आगे टांग रखा। जाते ही मेरे को सिपाही क्या बोलते हैं, बैग खाली कर, तेरी के निकाल निकाल। आप सोचो, ऐसे देश में, ऐसे शहर में, ऐसी सिचुएशन में, एयरपोर्ट के बाहर ये सिपाही, जहां पे इतनी टेंशन चलने लग रही है, वो आपको ऐसे बोले, आप कैसा फील करोगे? आप उस सिचुएशन से कैसे डील करोगे, मैं ये जानना चाहता हूं। उसने सीधा मेरे को तुरंत ही बोला, मेरी गलती ये रही कि मैं पहन भी ऐसे कपड़े गया, इसमें मेरे बाजुएं थोड़ी सी दिख रही थी, अच्छा होता कि मैं शर्ट पहन जाता। पर पता नहीं उन्हें क्या दिमाग में आई, उनके बोले तू सिपाही है और तेरे बैग खोलो और तेरा निकाल। सीधा उन्होंने मेरे को ये बात बोली। हालांकि उन्हें इंग्लिश ज्यादा नहीं आती थी, पर सीधा बात ही उन्होंने डायरेक्टली ये बोली। मैं बोला मेरी फ्लाइट है, ये देख मेरी फ्लाइट टिकट, 2 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है, मैं लेट होने लग रहा हूँ, प्लीज मुझे अंदर जाने दे, मेरे पास कोई कोई नहीं है। बोले हमें नहीं पता, अपने दोनों बैग खाली कर, बैग खोल, यहाँ रुक, जैसा हम कहेंगे तू वैसा करेगा। अब क्योंकि इस एरिया में करप्शन इतनी ज्यादा है, मुझे पता था ये लोग पैसे तो लेने वाले ही वाले, और जितने कम मैं इन्हें पैसे दूंगा या अगर मैं इन्हें पैसे नहीं दूंगा, ये मुझे उतना ज्यादा दुखी करेंगे। और मैं डेस्परेटली सिचुएशन से और इस जगह से बाहर निकलना चाहता था। मैं बोला मेरी फ्लाइट है, ये पकड़ पैसे, मुझे अंदर जाने दे। मैंने किसी तरह जेब में हाथ मारा, जो भी मेरे से पैसे निकले मैंने दे दिए। इनकी करेंसी थी कोंगोलीज फ्रैंक, और एक यूएस डॉलर में ऑलमोस्ट 2800-2900 कोंगोलीज फ्रैंक होते हैं। तो मजबूरी में मैंने अपने भारत के मेरे ख्याल से 200-300 रुपए दिए होंगे, हालांकि शायद उसे, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जेब में हाथ मारा, थोड़े से जो भी नोट हाथ में यूं पकड़ा दिए। अब पैसा लेने के बाद भी मेरे साथ में जो ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवलिंग मंत्रा, अब वो उनको दुखी करने लगे। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी, किसी तरह बस सिचुएशन को डी एस्केलेट करा, बस हम घुस गए किसी तरह एयरपोर्ट में घुसे। और तब तक हमारा मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था, और हमें पता था ये तो पहला पड़ाव है, अभी तो पता नहीं कितने और लोगों से ऐसे डील करना है एयरपोर्ट के अंदर घुसते। और अब फाइनली दिखते हैं मेरे को सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नजारे। इतना नाजुक एयरपोर्ट है, और पूरे एयरपोर्ट पे कोई स्कैनिंग मशीन भी नहीं है जो बैग्स को स्कैन कर सके कि बैग के अंदर कोई हथियार तो नहीं है, कोई लीगल चीज तो नहीं है, कोई बम तो नहीं है, कुछ भी नहीं। और एयरपोर्ट लिटरली एक बस स्टैंड जैसा, और कहीं पे भी कोई भी बैठा है, कुछ समझ में नहीं आने लग रहा। वो तो चलो शुक्र हुआ एक लड़का मिल गया जिसे इंग्लिश आती थी, वो एयरपोर्ट पे काम करता था। उसने मैं बोला कि जाके उस टेबल पे जाओ और अपने बैग खोलो, और उस लड़के ने इशारा करा ही था, इससे पहले मुझे खुद ही बुला लिया उन्होंने, जो मेरे बैग तलाशने वाले थे। 3-4 इंसान बैठे एक टेबल पे, बोले इधर आ, और बोले बैग्स खोल। फ्रेंच में बोल रहे थे, एक आधा शब्द इंग्लिश का। उनके बोलने के बाद मैं बैग खोलने ही लगा, वो मुझे देख चुके थे और बोले तू सिपाही है ना, अपनी निकाल। मतलब एंट्रेंस पे भी यही चीज, एयरपोर्ट में घुसने के बाद कोई स्कैनिंग मशीन नहीं है, और सीधा मेरे ऊपर ये ब्लेम लगाते हो लोग कि तू सिपाही है कोई किसी मिलिशिया का, और तेरे पास बुक है, अपनी निकाल। मैगजीन वर्ड यूज किया था उन्होंने, अपनी मैगजीन्स निकाल। मेरे पास कौन सी मैगजीन्स थी? मैं बैग खोलना शुरू करता हूं, मैं उन्हें समझाता हूं किसी तरह, अरे मैं टूरिस्ट हूं, मैं घूमने आया था, ये देखो मेरा बैग, मेरे बैग में तो कपड़े हैं, नॉर्मल ये चीजें हैं। मैं कोशिश कर रहा था कि उनकी नजर मेरे गैजेट्स पे ना जाए, जैसे कि कैमरा स्टैंड है, सेल्फी स्टिक, या जो भी चीज, माइक वगैरह है, इन सब चीजों पे ना जाए, क्योंकि ये ऐसे गैजेट से देख के ये लोग सोचते पता नहीं क्या चीज है, किस चीज का माइक है, कोई खुफिया जासूस तो नहीं है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि ये जिप्स मैं ना खोलूं, वो लोग ये चीज ना देखें। पर मेरे लिए ये चीज फॉर्चुनेट थी कि उन्होंने मेरा बैग ठीक से तलाशा ही नहीं, बस ऊपर से 1-2 टी-शर्ट जो मैंने निकाल के दिखाई देखी, और मैंने कोई जिप खोल के दिखाई तो देखी, और बोले चल ठीक है, हमने मान ली तेरी बात,
जा तू बैग उठा के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज सभी के साथ हो रही थी। ऐसे एयरपोर्ट पे जहां पे प्लेन हाईजैक होने का इतना खतरा है, ऐसे एयरपोर्ट पे जहां पे कोई भी रेबल ग्रुप का आर्म्ड अटैक होने का बहुत ज्यादा खतरा है, वहां पे इतनी लीनियंसी, वहां पे कोई स्कैनिंग मशीन ही नहीं, और वहां पे इतनी सेंसिटिव बातें कि भी तू सिपाही है, तेरे बैग में मैगजीन है, तेरे बैग में है, आप ऐसे इतना कैजुअली किसी को भी बोल रहे हो ये बातें। इस पॉइंट तक मैं समझ चुका था कि मैं बहुत ही गलत जगह फंसा हूं और यहां से मेरे को जल्दी से जल्दी निकलना है। मैं पहले ही बता चुका, मैं पता नहीं कितने सैकड़ों कई सौ एयरपोर्ट्स पे गया हूं, इतना खतरा मुझे पहले कभी भी महसूस नहीं हुआ। अब चलो ठीक है, मेरे बैग तो देख के उन्होंने मेरे को जाने दिया, उसके कुछ ही कदम आगे एयरलाइन वालों का एक टेबल था। हो सकता है आपको स्क्रीन पर भी वीडियो दिख रही हो और वीडियो में आपको लग रहा हो कि यार ये तो एयरपोर्ट बढ़िया लग रहा है, ये तो ऐसा घटिया नहीं लग रहा। लेकिन मैं एयरपोर्ट के किनारे में खड़ा होकर छुपके से वीडियो बना रहा था, जो कि उस पूरे एयरपोर्ट का सबसे शानदार पार्ट था। और ये तो एयरपोर्ट की एंट्रेंस थी जो एक्चुअली में बढ़िया थी। आपको अंदाजा हो जाएगा कि भी इनका बेस्ट पार्ट ये है तो वर्स्ट पार्ट कैसा होगा एयरपोर्ट का। एनीवे, अगले टेबल पे गया जिधर एयरलाइन के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे थे। पेन लेके, रजिस्टर लेके, कोई सिस्टम नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, मेरे से पूछा जाता है आपकी कौन सी फ्लाइट है, अपनी फ्लाइट टिकट दिखाओ। पेन से रजिस्टर मेरी एंट्री करी जाती है एयरपोर्ट पे एयरलाइन के द्वारा। टिकट भी मैंने दिखाई कि अच्छा ये टिकट है, ठीक है ठीक है। उन्होंने मेरे से पूछा भी नहीं कि कीनिया क्यों जा रहे हो, क्या करोगे। मैंने खुद ही बताया भाई मैं कीनिया जाऊंगा और मेरे पास उनका ईटीए है, यानी कि कीनिया का जो वीजा होता है। बोले अच्छा ठीक है, ये बैग अपना उधर रख दो। अब फिर मैं दोबारा एक और काउंटर पे गया एयरलाइन के पीछे, जो जनरली जो काउंटर होते हैं रेगुलर एयरपोर्ट्स पे। अभी तक जो भी काउंटर्स थे वो मैंने पहले किसी भी एयरपोर्ट पे नहीं देखे दुनिया की, उससे सिमिलर कोई चीज ही नहीं देखी मैंने हर तरह के एयरपोर्ट्स देख रखे, पर अभी तक जो हो रहा था ये सब मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। फिर एक एक्चुअल नॉर्मल लुकिंग एयरलाइन काउंटर पे मैं जाता हूँ, जंबो जेट का काउंटर होता है, उस पे एक इंसान बैठे होते हैं, मेरा पासपोर्ट मांगते हैं, मैं उन्हें पासपोर्ट पकड़ाता हूँ और फाइनली उनके पास एटलीस्ट एक कंप्यूटर था, सिस्टम था, वो मुझे बोर्डिंग पास प्रिंट करके देते हैं। चलो ये चीज अच्छी हुई कि बोर्डिंग पास हाथ से नहीं लिखा, एक्चुअल कंप्यूटर से प्रिंट करके मुझे बोर्डिंग पास दिया गया। वो बोर्डिंग पास मैं लेता हूं, लेकिन ऑब्वियसली उस काउंटर के साथ कोई बैगेज बेल्ट नहीं थी जिसमें बैग रखते ही अपने आप सीधा फ्लाइट में लोड होने के लिए चले जाए। एक इंसान आया, मैं उधर खड़ा हूं उस काउंटर पे, बोला बैग कौन सा है तुम्हारा, मैं बोला ये। उस इंसान ने मेरा बैग उठाया और खुद उठा के वो बैग चला गया, गायब हो गया। बैग चला गया मेरा और बोर्डिंग पास लिया मैंने, और अब हम पे करते हैं एयरपोर्ट टैक्स गोमा के एयरपोर्ट का, जो कि $55 है पर पर्सन गोमा का एयरपोर्ट यूज करने के लिए। जो एयरपोर्ट अगर मेरे को पैसे मिले लाइफ में कभी तो भी मैं दोबारा यूज ना करूं, उसका एयरपोर्ट टैक्स था $55, $5,000 अपने इंडिया के। $55 मैं एयरपोर्ट टैक्स पे करता हूँ। $300 की मैंने फ्लाइट कराई थी, $355। फेरी के मैंने $40 दिए थे बुकाऊ से गोमा तक आने के, ऑलमोस्ट $400 हो गए। $15 मैंने सुबह टैक्सी वाले को दिए थे, 410 $15 मान लो, और $10 फिर मैंने गोमा के फेरी टर्मिनल से एयरपोर्ट आने के दिए थे। मतलब $400 यानी कि ₹35,000 मैं पे कर रहा था सिर्फ इस देश से बाहर निकलने के लिए, 1-2 घंटे की फ्लाइट पकड़ने के लिए कि बस मैं बाहर निकल जाऊं। अब एयरपोर्ट टैक्स पे करने के बाद मुझे जाना था बोर्डिंग गेट पे, इमिग्रेशन वगैरह करवा के फ्लाइट बोर्ड करनी थी। कई सौ एयरपोर्ट्स पे गया हूं, पता नहीं कितनी बार करी है चीज, एकदम बाएं हाथ का खेल है, सोचना ही नहीं पड़ता, सीधा बस अंदर एयरपोर्ट में घुसो और फील ही नहीं होता कि कुछ करने भी लग रहा है। आजकल इतनी बार कर ली है चीज, लेकिन ये एयरपोर्ट अलग था। अच्छी चीज चलो फिर भी क्या हुई, वो बंदा जो थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल रहा था वो मेरे पास आ गया जब मैं अंदर घुसने लग रहा था, क्योंकि टैक्स पे करते ही जब मैं अंदर इमिग्रेशन की तरफ जा रहा था तो मुझे वहां पे रोक लिया जाता है। अब मेरे से वो मांगते हैं पासपोर्ट, मैं दिखा देता हूँ, बोर्डिंग पास मैं दिखा देता हूँ, एयरपोर्ट टैक्स की रिसीट मैं दिखा देता हूँ, येलो फीवर वैक्सीनेशन मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद कुछ और वो मांग ही रहे थे, बस वो मैं समझ नहीं पाया। आप लोग जानते हो ऑब्वियसली क्या मांग रहे थे। अच्छी चीज होती है कि वो जो इंग्लिश बोल रहा था लड़का वो आ जाता है बाई चांस मेरे पास उस टाइम, और वो मेरे को बोलता है कि मैं आपको साथ लेके चलूंगा अंदर बोर्डिंग गेट पे, आपसे सारे लोग पैसे मांगेंगे, हर इंसान, लेकिन आपको किसी को भी पैसे नहीं देने, मैं आपके साथ चलूंगा, बाद में आपका जो मन करे आप मेरे को वो दे देना। मैंने खुद सोचा भी भाई ये काम जो मैं दिन रात करता हूं वही काम मैं किसी और से क्यों करवाऊं और उसे पैसे क्यों दूं उस चीज के, ये सवाल लेकिन आज मेरे मन में एक बार भी नहीं आया। ये एयरपोर्ट अलग था। मैं बोला भाई प्लीज चल मेरे साथ। उस इंसान से वो बात करता है, पहला चेक पॉइंट हमारा क्लियर होता है, और अब पहले चेक पॉइंट के बाद हम सिक्योरिटी पे नहीं जाते, हम इमिग्रेशन पे नहीं जाते, मुझे बुलाया जाता है एक कमरे में। एक पुराना सा कमरा होता है जिसके अंदर 2-3 लेडीज बैठी थी, और मैं उस कमरे में घुसता ही हूं उससे पहले वो इंसान जो मेरे साथ जा रहा था, जिसे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, उसका नाम रख देते हैं चलो एलेक्स, ऐसे ही रैंडम नाम दे रहा मैं उस लड़के को एलेक्स। अब ये एलेक्स लड़का मेरा हाथ पकड़ के मुझे बोलता है कि अंदर भी तुमसे पैसे मांगेंगे, तुम्हें कुछ नहीं देना, कुछ भी हो जाए कुछ मत देना। मैं बोला ठीक है भाई। कमरे में जाता हूँ, और वो औरतें शायद मेरे एटीट्यूड से ही समझ आती है कि ये नहीं देने वाला है, पता नहीं क्या। वो फोर्सफुली डिमांड नहीं करती मेरे से कुछ भी। एक औरत मेरा येलो फीवर वैक्सीन देखती है, एक औरत मेरा पासपोर्ट देखती है, बोर्डिंग पास देखती है, और उनमें से एक औरत मेरा बोर्डिंग पास स्टैंप करती है, दूसरी औरत येलो फीवर वैक्सीन की डिटेल्स रजिस्टर में लिख लेती है। पता नहीं ये रजिस्टर में लिखने वाला रिवाज तो मैंने यहीं पे देखा पहली बार इतना ज्यादा। ठीक ठाक उस कमरे से मैं बाहर निकल जाता हूं। अब लेकिन इस कमरे के बाद भी मुझे सिक्योरिटी पे नहीं जाना था, इमिग्रेशन पे नहीं जाना था।
इसके बाद मुझे एक और कमरे में जाना था, एक और पुराना सा कमरा जिधर एक इंसान बैठा था। मैं अंदर घुसा, कमरे का गेट लॉक किया गया। उस इंसान ने मेरा पासपोर्ट देखा, मेरे से सवाल किया कि यहाँ पे आप क्यों आए थे, कब आए थे, क्या किया और क्या करते हो। इन सभी सवालों के मैंने जवाब दिए। उसके बाद मेरा पासपोर्ट दोबारा से देखा और मेरे से पूछा कि भी झूठ तो नहीं बोल रहा, ऑब्वियसली इंग्लिश में। मैं हंस के बाद टाल देता हूँ, फिर से मेरा पासपोर्ट देखता है और बोलता है चलो जाओ। इस रूम से भी फाइनली मैं बाहर निकल जाता हूँ और मैं सोचता हूँ चलो अब तो फाइनली मैं जाके बोर्डिंग गेट पे बैठ जाऊंगा। मेरे ख्याल से यही इमिग्रेशन सिक्योरिटी सब यही था, अब आगे मेरा होएगा नहीं। और इनने भी शायद स्टैंप कर दिया होगा पासपोर्ट, या फिर ये करते ही नहीं होंगे, या फिर क्या पता बोर्डिंग गेट पे कर देंगे। लेकिन मैं गलत था, सिक्योरिटी अभी बची थी, सिक्योरिटी अलग थी। और जो चीज इस एयरपोर्ट पे स्ट्रिक्ट होनी चाहिए वो चीज बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं थी। और जिन चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है इस एयरपोर्ट पे, उन चीजों को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट किया जा रहा था उन चीजों के पीछे। अब इस कमरे में जाओ, अब उस कमरे में जाओ, अब इस चेक पॉइंट पे दिखाओ, अब इस इंसान को अपना पासपोर्ट दिखाओ। वो ही मतलब फालतू के विशियस सर्कल में आपको घुमाए जाएंगे, क्या पता पैसे लेने के लिए या फिर क्या पता क्या कर रहे हैं। सबसे जरूरी चीज क्या थी, एक स्कैनिंग मशीन होनी, बैग्स की ठीक से तलाशी लेनी, उसमें से कुछ नहीं हुआ। अब फाइनली चलो मैंने सोचा फ्लाइट से पहले, बोर्डिंग गेट से पहले तो चलो चेकिंग होने लग रही है। एक सिक्योरिटी की वहां पे बेल्ट थी, एक छोटा सा स्कैनर था वहां पे। एयरपोर्ट की मेन एंट्रेंस पे नहीं था, लेकिन वहां पे एक छोटा स्कैनर था। अब मेरे बैग में थी पानी की बोतल, और ऑब्वियसली लिक्विड्स अलाउड नहीं होते 100 ml से ज्यादा। तो मैंने अपनी पानी की बोतल बैग में से निकाल ली और मैं एलेक्स को, या वो जो बंदा मेरे साथ जा रहा था, सिक्योरिटी वालों के आगे मैं बोलता हूँ भाई मेरे बैग में पानी है, ये पानी मैं पी लूं क्या। वो बंदा मेरे को जवाब देता है कि जो जो चीज तुझे सिक्योरिटी स्कैनर में नहीं दिखानी, अपने बैग में नहीं दिखानी, वो निकाल के मेरे को दे दे, मैं लेके आगे चला जाऊंगा। और मैं सोच रहा हूं भाई क्या बात बोल रहा है ये। मतलब कि जो चीज मैं नहीं चाहता कि स्कैनर में जाए मेरे बैग में, कोई भी ऐसी इलीगल चीज या कोई भी चीज जो मैं नहीं चाहता कि ये लोग देखे, सिक्योरिटी भी वहीं खड़ी है, सिक्योरिटी के आगे बोल रहा है कि जो चीज तू नहीं चाहता कि तेरे बैग में से फंस जाए वो मुझे पकड़ा दे, वो मैं पैदल लेके चलता हूं। मतलब ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि स्कैनर के अंदर से मेरा बैग जाएगा। मैं बोला बस ये बोतल है, मैं प्रोसेस करने लग रहा हूं भाई क्या बात बोल रहा है ये। बोतल पकड़ाई और वो बोतल लेके चल दिया, साथ में से निकल गया मशीन के, और कोई बॉदर नहीं करा, जैसे कि तो ये आम चीज है, दिन रात होती हो। मेरा बैग मैंने स्कैनर में डाला, चुपचाप बैग आ गया, मैं स्कैनिंग मशीन में से खुद निकल गया, मैंने मेरा बैग उठाया और फाइनली वो बंदा एलेक्स मेरे को लेके आ गया इमिग्रेशन पे। इमिग्रेशन काउंटर पे एक लेडी थी और उस इंसान की फ्लाइट भी नहीं है एलेक्स की, वो मेरे साथ इमिग्रेशन तक पहुंच चुका है। इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरा पासपोर्ट देखा, वही सेम घिसे पीटे सवाल करे, कब आए थे, क्यों आए थे, जो फेरी टर्मिनल पे भी पूछे गए, एयरपोर्ट पे भी बारी बारी पूछे गए, अब इमिग्रेशन में दोबारा पूछे गए। मैं जवाब दे दे के थक चुका था और वो लेडी इमिग्रेशन ऑफिसर भी देख चुकी थी ये चीज। भली औरत थी, उसने मेरे से पैसे नहीं मांगे भाई, उसने मेरा पासपोर्ट स्टैंप कर दिया। अब फाइनली मैं आ गया था बोर्डिंग गेट की एंट्रेंस पे, जिधर घुस के मैं फ्लाइट में चढ़ सकता था। लेकिन बोर्डिंग गेट की एंट्रेंस पे एक और सिक्योरिटी चेक पॉइंट था जिधर मेरे बैग की तलाशी होने वाली थी। और आप लोगों को मैं बता चुका, जो चीज सबसे जरूरी है उस चीज का कोई भी लेना देना नहीं है इस एयरपोर्ट पे। तलाशी पे एक लड़का बैठा था, बोला बैग खोलो, मैंने बैग खोला, दिखाया भाई ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरी चीज है। और मेरे को पता है अफ्रीका में इन एयरपोर्ट्स पे तलाशी का मतलब ये नहीं होता कि बैग में कोई खतरनाक चीज तो नहीं है। इनका मतलब होता है कि बैग में कोई उनके काम की चीज तो नहीं है। जैसे कि उन्हें पैसे मिल जाए तो पैसे निकाल के रख लेते हैं, कोई और चीज उन्हें बढ़िया लगती है तो बैग में से निकाल के ये ऑफिसर्स अपने पास रख लेते हैं। ये चीज होती है, मैंने एक्सपीरियंस करी है पहले अफ्रीका में। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कोई भी ज्यादा वैल्यूएबल चीज अपने छोटे बैकपैक में ना रखूं। बड़ा बैग तो मेरा चेक इन में चला गया था, ये छोटा बैकपैक जो मेरे पीछे था ये मैं खोलता हूं और उसे मेरे बैग में कोई काम की चीज नहीं मिलती सिवाय उस पानी की बोतल के। जो पानी की बोतल वो एलेक्स बंदा सिक्योरिटी के साथ से ले आया था अपने हाथ में, पैक्ड पानी की बोतल थी। अब ये सिक्योरिटी वाला ऑफिसर ये वहां बैठा है, मेरा बैग नहीं देखता है ठीक से, बस इसे दिखता है कि कोई उसके काम की चीज नहीं है, बोलता है इसे बंद कर लो, लेकिन इसे पानी की बोतल दिख जाती है। ये बंदा जो यहाँ पे नौकरी कर रहा है, यहाँ पे पता नहीं कितने घंटे सारा दिन बैठता है। आपको क्या लगता है इसके पास पानी नहीं होगा? मतलब ये प्यासा बैठता होगा पूरा दिन। आप इमेजिन कर सकते हो कि भी कोई इंसान कहीं पे नौकरी करता है और उसके पास पानी नहीं हो। अब वो सिक्योरिटी ऑफिसर मेरी पानी की वो बोतल उठाता है, वो पानी जो मैंने इमरजेंसी में लिया था भाग दौड़ में, और मैं बहुत प्यासा मर रहा था, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिला इस सारी हैसल में पानी पीने का। और अब वो बोलता है कि मेरे को प्यास लग रही है, ये पानी तो मैं पीऊंगा। इस बात का मैं क्या जवाब देता? मैं मतलब इतना हक्का बक्का था कि भी क्या होने लग रहा है इस एयरपोर्ट पे। मतलब सबसे बेसिक चीज है, कोई इंसान प्यासा नौकरी कर ही नहीं सकता। चलो ठीक है, खाना इंसान सुबह से रात तक ना खाए, एक दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, कोई इंसान प्यासा रह सकता है क्या पूरा दिन हर रोज जहां पे नौकरी करे? ऐसा हो सकता है उसे पानी नहीं मिलता वहां पे और उसे मेरा पानी पीना है ताकि मैं प्यासा रह सकूं या फिर मेरे पास पानी ना बचे। पता नहीं भाई क्या मेंटालिटी थी उसकी, क्यों उसने मेरा पानी मांगा। बोला ये पानी तो मैं पीऊंगा। मैं बोला मैं बहुत प्यासा हूं, थोड़ा सा मैं पी लेता हूं, फिर आप पी लेना। बोला नहीं मैं प्यासा हूं, ये पानी की बोतल तो मैं रखूंगा।
मैं बोला भाई ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आपका इलाका है। मन में मैं सोच रहा था भाई आपका इलाका है, आपका देश है, आपका एयरपोर्ट है, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता, जो कर सकते हो आप ही लोग करोगे। तो मैं लाचार था। और फाइनली बैग की सिक्योरिटी के बाद अब मैं जाके आ बैठता हूँ बोर्डिंग गेट पे फ्लाइट उड़ने से पहले। फ्लाइट उड़ने में हालांकि अभी 1.5 घंटा 1.25 घंटा शायद बचा था। बोर्डिंग गेट पे मैं आ बैठता हूँ और वो लड़का जिसकी फ्लाइट भी नहीं है वो मेरे साथ आके वहां पे बैठ जाता है बोर्डिंग गेट पे। मतलब एयरपोर्ट के बोर्डिंग गेट तक वो आ गया। बोर्डिंग गेट से मैं नज़ारे देखता हूँ, लेकिन बाहर रनवे वगैरह पे यूएन के प्लेन्स चल रहे हैं, बाहर इनके फौजियों के ट्रक्स चल रहे हैं। लाइक लिटरली एयरपोर्ट के रनवे पे जहां पे प्लेन्स खड़े होते हैं उन प्लेन्स के बराबर में फौजियों से भरे हुए, मिलिट्री से भरे हुए बड़े बड़े ट्रक्स जाने लग रहे हैं, वो उस एरिया को पेट्रोल करने लग रहे हैं। मतलब तुम्हें ये रनवे की टेंशन है, तुम्हें इस प्लेन में कौन इंसान क्या लेके चढ़ेगा, तुम्हें उस चीज की टेंशन नहीं है। वो इंसान मेरे साथ आके यहाँ तक बोर्डिंग गेट पे बैठ गया और अब वो पता है मेरे को क्या बोलता है। पहले तो उसने मुझे तब शौक करा जब वो बोला जो चीज बैग में नहीं रखनी वो मुझे दे दो। दूसरा शौक, बड़ा शौक मेरे को अब लगता है जब वो बोलता है कि सारा काम हो गया, तुम्हारे पासपोर्ट पे स्टैंप लग गई, अब तुम चाहे जो मर्जी वो करो, तुम चाहे एयरपोर्ट से बाहर चले जाओ, बाहर घुमाओ, जब फ्लाइट उड़ेगी, फ्लाइट उड़ने से पहले मैं कह के तुम्हारा नाम अनाउंस करवा दूंगा, ये देखो हमारे एयरपोर्ट पे स्पीकर भी लगे हुए, और जब फ्लाइट उड़ने लगेगी ना उससे पहले मैं तुम्हारा नाम बुलवा दूंगा, तुम आके फ्लाइट में चढ़ जाना, और अब तुम एयरपोर्ट पे चाहे कहीं भी घूमो। मतलब एक तरह से सिक्योरिटी वगैरह, येलो फीवर, इमिग्रेशन, ये सब चीजें फॉर्मेलिटी थी। बैग सिक्योरिटी उसमें डालना, पासपोर्ट पे स्टैंप लगना, इमिग्रेशन के जवाब दो, पासपोर्ट दिखाओ, येलो फीवर दिखाओ, बोर्डिंग पास दिखाओ, एयरपोर्ट टैक्स दिखाओ, ये सब फॉर्मेलिटी थी इस हिसाब से। तो एक बार इमिग्रेशन स्टैंप लग गई, आप बोर्डिंग गेट तक पहुंच गए, उसके बाद चाहे आप एयरपोर्ट के बाहर चले जाओ, बैग में कुछ भी डाल लो, कोई भी, और दोबारा आके आप वहीं पे बैठ जाओ, आपको कोई दोबारा नहीं टोकने वाला, क्योंकि एक बार आप इस प्रोसीजर के थ्रू गुजर चुके। वो बोला आजा चल अब बाहर कुछ भी कर, कोई भी दिक्कत नहीं है, तुझे कोई नहीं रोकेगा, एक बार तू हर चेक पॉइंट से पास हो चुका। और मैं इतना हैरान था, मैं कहां आके फंस गया भाई। एक बार मैंने सोचा भी कि चलो ठीक है करके देखते चीज, बाहर घूमते, पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं करी, मजे से घूमेंगे, दोबारा आ जाएंगे। लेकिन मुझे पता था कि इतने गंदे एयरपोर्ट पे मेरे को इधर ही जो सबसे सेफेस्ट, जो लास्ट स्टेज होती है किसी भी एयरपोर्ट की, वो बोर्डिंग गेट होता है। जब आप सारे चेक पॉइंट्स पार कर चुके होते हो, आपको बताए इधर आप सबसे ज्यादा सेफ हो, और उधर ही लोग ऐसे आके बैठ रहे जिनकी फ्लाइट सीनियर, वो मेरा बंदा नहीं, और भी लोग जिनकी फ्लाइट सीनियर, वो वहां तक पहुंच के बैठने लग रहे हैं। बाहर ऐसे मिलिट्री वाले यूं दिखने लग रहे हैं, और पता है कि भी कुछ नहीं पता ये आपकी साइड है आपके अगेंस्ट है। उस कमरे में ही मुझे इतना ओवरवेल्ड फील होने लग रहा है, जब मैं सिर्फ एक कदम दूर हूं उस फ्लाइट में चढ़ने से। तो उस गेट से बाहर निकल के दोबारा उन करप्ट ऑफिसर से मैं अपने आप को गिरवाऊंगा, उस सिस्टम में घुसूंगा, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं बोला भाई मैं अब इस कमरे से बाहर नहीं निकलने वाला, मैं यहीं रहूंगा जब तक फ्लाइट में बैठ के मैं उड़ ना जाऊं। फिर हालांकि फ्लाइट आ गई थी, फ्लाइट की बोर्डिंग हुई। वो जो लड़का था जिसने मेरी मदद करी, इंग्लिश बोलता था, एलेक्स, उसे मैंने थोड़ी सी टिप दी। लेट थी फ्लाइट, पर बैठ गए, चढ़ गए। फ्लाइट में चढ़ते टाइम भी मुझे डर था कि भी कुछ भी अनहोनी हो सकती है, क्या पता फ्लाइट ही हाईजैक हो जाए। पर फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता और हम पहुंच जाते हैं कीनिया, नायरोबी, यहाँ अपने इस अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट आपने देखा ही, काफ़ी शानदार, काफ़ी बढ़िया है। आज के दिन से पहले जो मेरे वर्स्ट एयरपोर्ट एक्सपीरियंसेस थे, या जो मैंने सबसे करप्ट एयरपोर्ट्स देखे थे मेरी लाइफ में, वो थे वेस्ट अफ्रीका का एक देश है गिनी, उसकी कैपिटल सिटी कोनाक्री का एयरपोर्ट, और दूसरा एयरपोर्ट वेस्ट अफ्रीका में ही एक देश है माली, उसकी कैपिटल सिटी और लार्जेस्ट सिटी बमाको का एयरपोर्ट। तो बमाको इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कोनाक्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दोनों वेस्ट अफ्रीकन एयरपोर्ट्स है। इनसे ज्यादा करप्ट एयरपोर्ट्स मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। हर इंसान आपके बैग रोकेगा, आपसे पैसे मांगेगा, आपके बैग तलाशेगा, जहां पे उसे पैसे मिलेंगे निकाल लेगा, अलग से भी आपसे पैसे मांगे जाएंगे, और हर काम जो भी एयरपोर्ट की हैसल होती है, लाइन में लगना है, तलाशी लेनी, अब वो सारे काम स्किप कर सकते हो हर जगह पैसे देके। और बमाको एयरपोर्ट पे तो मेरे साथ यूं भी हुआ था कि इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरा पासपोर्ट रख लिया था और बोला था मैं पासपोर्ट नहीं लौटाऊंगा जब तक तू मुझे पैसे नहीं देगा, और मेरी फ्लाइट उड़ने वाली थी, तो मजबूरन ये उसका तरीका था कि मुझे तो पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन उन दोनों एयरपोर्ट से कई ज्यादा बुरा ये एयरपोर्ट था, और मैं आज ऑफिशियली कहता हूं कि मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा कोई भी घटिया एयरपोर्ट था, कोई भी सबसे करप्ट एयरपोर्ट था, सबसे ओवरवेलमिंग एयरपोर्ट था, सबसे अनसेफ एयरपोर्ट था फॉर श्योर, वो ये गोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था जिधर साथ में फ्लाइट लेके आया हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं मेरी जिंदगी में 3 एयरपोर्ट पे गया हूँ, 5 एयरपोर्ट पे गया हूँ, 10 एयरपोर्ट पे गया हूँ, पता नहीं कितने एयरपोर्ट्स पे गया हूँ भाई। मैं दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में जा चुका, ऑब्वियसली एक्सेप्ट अंटार्कटिका। इतने मुल्कों में, इतने देशों में, इतने एयरपोर्ट्स में, पर भाई ऐसा एयरपोर्ट नहीं देखा कभी भी। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं कंक्लूड। आप लोग जानते हो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, देश में आ गए है, रात का समय हो गया 8:30, कोई खुला जिम ढूंढेंगे, जिम में जाके एक्सरसाइज करूंगा, खाना खाऊंगा, आके नहा के सो जाऊंगा। ये था बाकी मेरा एक्सपीरियंस, आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में बता चुका। क्या मैं आपको रिकमेंड करूंगा कॉन्गो जाना, गोमा जाना एट दिस पॉइंट, एट दिस स्टेज, इस सिचुएशन के हिसाब से? बिल्कुल भी नहीं। प्लीज वहां मत जाओ भाई, बाद में चीजें सुधरती है, बुरी होती है, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है,
पर एट दिस स्टेज 2025 में प्लीज़ अवॉइड करो। आपको गोरिल्लाज देखने हैं, प्लीज़ रवांडा में जाओ, युगांडा में जाओ, ये गलती मत करना डीआरसी में जाने की। सारी रोड्स टूटी फूटी पड़ी है, कहीं भी फंस सकते हो, कोई एक सिस्टम नहीं है। इससे बढ़िया चाहे डिक्टेटरशिप ही हो, मतलब एक इंसान के राज के नीचे देश सेफ तो रहता है एटलीस्ट, लेकिन ये ना हो कि भी इतने ग्रुप्स है, इतनी फोर्सेस है, हर फोर्स करप्ट है, हर फोर्स आपको तंग करेगी और आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। ये सबसे बुरी सिचुएशन होती है फंसने के लिए। एनीवे, वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। पता नहीं मैं कीनिया में वीडियो बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, नायरोबी में, क्योंकि आमतौर पे मेरे को ऐसी जगहों पे जाने में ज़्यादा मजा आता है जैसे कि ये कॉन्गो थी, ठीक है। और कीनिया नायरोबी ऑलरेडी काफ़ी टूरिस्ट ही है, पर देखेंगे, मन करा तो बना देंगे। आप लोगों से अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा एक्सपीरियंस और ये कहानी, बिल्कुल सच्ची आज के दिन की कहानी पसंद आई होगी। ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट नहीं हो सकती थी, वीडियोज़ नहीं बन सकती थी, वरना मैं आज यहाँ बैठा ही नहीं होता अगर मैं फंस जाता तो। जितनी मेरे से बनी छुप के वो मैंने बना दी, आप लोगों ने देख ली। वीडियो करते हैं तो खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय। M23 rebels in the Democratic Republic of Congo have taken control of the eastern city of Goma. We have just received the news that Goma International Airport has been captured by the M23 rebels. Many fled from their home villages as rebels led by M23 continued to advance. The US has asked its citizens to leave immediately. Last week, hundreds of protesters attacked several embassies. The United Nations warned that M23 rebels were advancing towards Bukavu, South Kivu's largest town. The escalating conflict in the neighboring Democratic Republic of Congo could lead to a regional war.